चलो चालू करते हैं आज का लेक्चर। अरे एक चीज बताना मेरे को, मुझे याद नहीं आ रही। मेल्टिंग ऑफ आइस मैंने करा दिया था ना, मेल्टिंग ऑफ आइस। और वो मोमबत्ती वाला क्वेश्चन, मोमबत्ती में टिप की स्पीड वगैरह, मैं भूल गया था। ठीक है ठीक है ठीक है, अपना फ्लूइड डायनेमिक्स चल रहा है। पहले फ्लूइड डायनेमिक्स। गुड इवनिंग बेटा। चलो गया भाई। ओके, अरे खूब खुश रहो बेटा। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है ना? हाँ बेटा, स्टार्ट तो हो रही है, बट बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं हम आए कि नहीं आए। इट इज अप टू यू। जैसे आप ये फील करो, यदि ये आपकी सोच है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे आएंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं आएंगे। एक तो बहुत सारे बच्चे बाहर के हैं, और जो इंदौर के भी हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस में एक सोशल डिस्टेंसिंग वाला झंझट ही नहीं है। यू आर रियली कंफर्टेबल, कोई ट्रांसमिशन का झंझट नहीं, झगड़ा नहीं, क्योंकि हो ये रहा है बेटा कि हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन मेजर कर सकते हैं। मैं जब पॉजिटिव हो गया था, है ना, तो भी एयरपोर्ट पे भी टेम्परेचर जो मेजर किया नॉर्मल आया, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन भी नॉर्मल आ रही थी। मेरा केस बता रहा हूं मैं, आई वाज पॉजिटिव। मुझे कैसे पता चला? मैं सिम्टम्स आए, मैंने उसके अगले दिन कोलकाता में था, सिम्टम आए कोलकाता में, कोलकाता से फ्लाइट पकड़ के इंदौर आया मैं, तो मेजरमेंट हुआ वहां पे, यहाँ पे नहीं हुआ, तो उसमें कोई डिटेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, और एक जगह और, हाँ, मैं वो ऑफिस भी आ गया। मेरे को लगा था मैंने आइसक्रीम खाई है, तो मेरा गला पकड़ में आ गया। तो मुझे तो यही डाउट था कि कुछ नहीं, ये गला पकड़ में आया है आइसक्रीम के कारण, जो मैंने गलती से खा ली, मुझे नहीं खाना चाहिए थी। तो मैं नॉर्मल उसका ट्रीटमेंट ले रहा था, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि कोरोना है। तो मैं ऑफिस भी आ गया, और ऑफिस में भी ये टेम्परेचर मेजर किया, घर पे ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन मेजर करी, क्योंकि थोड़ा सा डाउट घर वालों को था कि ये हो सकता है, तो बिल्कुल नॉर्मल आई। वो तो जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तब पता चला कि ये सिम्टम्स कोरोना के हैं। तो समझ में ही नहीं आ रहा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पीपल आर नॉट कमिंग, नॉट मेनी पीपल आर कमिंग। इफ यू वांट टू कम, देयर वुड बी फ्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, बट ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है जो ऑनलाइन चल रहा है बेटा। जब तक एकदम क्लैरिटी नहीं आती, सब कुछ सेटल नहीं हो जाता, कितनी बढ़िया फैसिलिटी, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। मैं आऊंगा तो आप मिलेंगे क्या? क्यों नहीं मिलेंगे बेटा, यहाँ पर आप आएंगे तो हमारी क्लास लगेगी, तो हम तो यहाँ रहेंगे ही सही। डाउट नहीं, वो शेड्यूल आ जाएगा बेटा। वो थोड़ा सा आप रुक जाओ ना, मेरे को मंडे तक क्लैरिटी आ जाएगी। अभी शेड्यूल आने के बाद पता चलेगा कि हम लोग पढ़ाएंगे कि सिर्फ डाउट्स डिस्कस करेंगे, क्या है। ठीक है, अभी मंडे को पूछना है मांग, है ना? ठीक है, अभी अपन इस पे आ जाते हैं। अपने को पूरा 11th कवर करना है। और मुझे लग रहा है कर लेंगे, जो अपने को ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना, बहुत ही शानदार है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ठीक है, जिनको डेरिवेशन आता है। नहीं बेटा, स्लाइड्स के भी परमिशन नहीं है, मुझे पता चला है। तो इमरजेंसी के केस में भेज सकते हैं, बट नॉट रेगुलर। अंचल, बेटा बाकी सेंटर्स मतलब आप कौन से सेंटर के हो? चलिए देखें। फूटी कोठी, सचान टू। अच्छा देखते हैं बेटा, सब जगह ही होगा वो एक जैसा है। देखो ध्यान से,
एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, ये है ना इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन से बचने का एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, और सबको मालूम भी है लेकिन लोग यूज नहीं करते हैं, रेयरली दे यूज इट। जैसे मान लो 12 को दो पार्ट में ब्रेकअप करना है, दो पार्ट्स x1 प्लस x2 12, और ये दोनों पार्ट्स ऐसे होना चाहिए कि दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम है। मैक्सिमम करने के लिए ये दोनों पार्ट्स क्या होना चाहिए बताओ? सबको याद है वैसे, ये टोटल का आधा आधा, ये दोनों 12 के आधे आधे हो जाएंगे। यदि ये दोनों 12 के आधे आधे हो जाएंगे तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम प्रोडक्ट कब मिलेगा? व्हेन दिस इज 6 एंड दिस इज 6। ट्राई दिस, है ना, करके देख लो। भाई यदि आप यहां पे इसको 10 और 2 के दो पार्ट से ब्रेकअप करते हो तो प्रोडक्ट 20 आएगा। एक और ले लेते हैं, 9 और 3 में ब्रेक करते हैं तो 27 आ जाएगा। और यदि 6 और 6 में ब्रेकअप करते हो, इससे बड़ा प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता। तो ये बहुत मदद करेगा कॉन्सेप्ट आपकी, ठीक है। अब यहां पे एक दो स्टेप का डेरिवेशन है कि भाई हमको ये हाइट पता करना है। ये हाइट, पहले ये हाइट पता करते हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग की ये रेंज मैक्सिमम आएगी। थोड़ा सा मोशन अंडर ग्रेविटी है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो स्पीड है ये u √2gh, इसमें किसी को डाउट नहीं। और ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहाँ टोटल हाइट जो कवर कर रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, एक जनरल थ्योरम ही दे रहा हूं आपको। इसको मैं बोल रहा हूँ टोटल हाइट, इसको अपन नाम देते एच टी, टोटल हाइट इन दोनों का सम। प्लीज लिसन केयरफुली। तो टाइम आ जाएगा √2 ये हाइट, बची हुई हाइट, ठीक है। तो ये टाइम, और इतने टाइम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए यानी रेंज चाहिए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब कुछ स्क्वायर रूट में। 2gh बाहर निकलने की स्पीड यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। और ये बाहर निकाल देते हैं, या चलो अंदर ही रख लेते हैं। इसके बाद आया दिस इज कमिंग आउट टू बी 4h और एच टी माइनस एच। देखो ये एच टी के दो पार्ट्स हैं, इन दोनों का सम क्या है बताओ? इन दोनों टर्म्स का सम क्या है? एच टी। मतलब इस हाइट के दो पार्ट्स ऐसे पता करना है जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम है। इन दो पार्ट्स, हम एच टी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये H1 ये H2। और ये दो पार्ट्स ऐसे चाहिए कि ये प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए तो रेंज भी मैक्सिमम हो जाएगी। जब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा तो रेंज भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो बताओ दोनों पार्ट्स कितने कितने होना चाहिए? HT/2 HT/2। एक को HT/2 रख दो, दूसरा अपने आप HT/2 हो जाएगा। यस और नो, टेल मी। तो थ्योरम समझ में आई? प्रोडक्ट वाली, मैक्सिमम प्रोडक्ट वाली, बहुत ही शानदार है, मजा आएगा आपको, बहुत फटाफट आंसर आएगा। तो ये दोनों HT/2 रखना पड़ेंगे, HT/2 HT/2। तो ये रेंज आ गई HT। मैक्सिमम रेंज कितनी आई? HT। यस और नो, टेल मी। और ये हाइट पूछी है तो टोटल हाइट 4h की आधी 2h पे होना चाहिए। इज दिस क्लियर? ये थ्योरम है एक तरह से, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज इज दिस। बट ये रेंज मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बहुत काम की बात है। पहले इसको अच्छे से समझ लो कि भाई ऐसा है, टोटल हाइट h है सरफेस की जहां ये लिक्विड स्ट्राइक कर रहा है, ये सरफेस की हाइट जहां लिक्विड जाके स्ट्राइक कर रहा है, ये हाइट टोटल h है। तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज मिलेगी, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज मिलेगी इस हाइट के बराबर। और कब? जब होल HT/2 पर है। लेकिन इसमें कैच है, कहां पकड़ा जा सकता है बताता हूं, कहां पकड़ में आ जाओगे। मान लो, ध्यान से सुनना, बस एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाते हैं। ब्लू है पानी पानी, ये हाइट है h, ये है 3h। अब बताओ मैक्सिमम रेंज कितनी मिलेगी?
जल्दी बताओ, लास्ट पॉइंट है इसका। जहां कहां भी होल करो, यहां होल कर रहे हैं अपन, हाइट एच पे होल कर रहे हैं। जल्दी बताओ। अब मैक्सिमम रेंज 4H मिलेगी क्या? मैक्सिमम रेंज जो है 4H मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि आप समझो यहां पर जब अपन होल इस टोटल हाइट की आधी हाइट पे करते हैं, टोटल हाइट जो है वो 4H है, तो होल कितनी डेप्थ पे करना है? 2H पर। यहां से 2H पर बताओ होल होगा क्या? यहां होल होगा, वहां से पानी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। पहली बात, तो ये थ्योरम काम करेगी क्या बताओ? मैं कंडीशन बता रहा हूं कब ये थ्योरम काम करती है। ये थ्योरम काम नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? हम इस होल को इस पोजीशन के जितना पास ले जाएंगे रेंज उतनी बढ़ेगी, ये बात तो हम जानते हैं। ये होल की पोजीशन है, इसके जितना क्लोज जाएंगे रेंज उतनी बढ़ेगी। तो मैक्सिमम रेंज इस कंडीशन में कब मिलेगी? जब होल इसके क्लोजेस्ट है, इस पॉइंट के क्लोजेस्ट है। रेंज इसके क्लोज, जब ये होल इस पोजीशन के क्लोजेस्ट है, तो रेंज जो पॉसिबल है मैक्सिमम मिल जाएगी। तो बस यहां से निकलते समय ये है √2GH, है ना, और ये टाइम कितना लगने वाला है? √2H/G, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये मैक्सिमम रेंज आ गई। बस खत्म क्वेश्चन, इतना डिसाइड करना है। इज दिस ओके बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब एक दो क्वेश्चंस जो आए हुए हैं एग्जाम में, एक दो कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं, फिर आपको थोड़ी सी थ्योरी बताता हूं। मैग्नस इफेक्ट, साइफन, वेंचुरीमीटर, पाइटॉट ट्यूब, इजी इजी चीजें जो है। चलिए बहुत इजी है। मान लीजिए वो कहते हैं कि यहां पर एक बलून है, उसमें बहुत हाई प्रेशर पे पानी भरा हुआ है, और ये प्रेशर आपको दे दिया सपोज 5 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया आपको 1 ATM, और कहीं भी होल किया है, किसी भी पॉइंट पे होल कर दो। तो यहां एक छोटा सा होल किया है, और कहते हैं भैया अब इस होल से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, पानी, इनिशियली जस्ट होल किया, तो ये भी स्पीड बताओ। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहां पर ऐसा हो रहा है भाई, जहां से भी लिक्विड बाहर निकलेगा, जस्ट अंदर जस्ट बाहर, हाइट में तो कोई मेजर वेरिएशन है ही नहीं बेटा। जो लिक्विड अंदर से बाहर आ रहा है उसकी हाइट में तो वेरिएशन है ही नहीं, निग्लिजिबल। तो बताओ कौन सी एनर्जी रिड्यूस हो रही है? प्रेशर एनर्जी रिड्यूस हो रही है, कितने से? 4 ATM से। 4 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो प्रेशर 4 ATM से, 4 ATM है ना, इतने पास्कल से कम हो रहा है। रिडक्शन इन प्रेशर एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ रो वी वाटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? इससे थ्रस्ट फोर्स वगैरह भी निकाल सकते हैं बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये जो होल है इसका एरिया दे दिया, तो जो पानी बाहर आ रहा है उसकी वॉल्यूम फ्लो रेट, एरिया, ये मान लेते हैं, ये छोटा सा एरिया, एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू वेलोसिटी इस वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास फ्लो रेट, dm/dt इंटू यू रिलेटिव। ये थ्रस्ट फोर्स आ गया, कभी पूछा है तो। ठीक है, इज इट ओके बेटा? एक क्वेश्चन ये हो गया, और फिर एक क्वेश्चन और बताता हूं। लास्ट क्वेश्चन इसका, बर्नौलीज थ्योरम का, इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन का।
ये प्योर ऑब्जेक्टिव है। आपको हो सकता है चेंज इन प्रेशर पूछ लें, यहां से लेके यहां तक चेंज इन प्रेशर, या एक प्रेशर देके दूसरा प्रेशर पूछ लें। प्लीज पे अटेंशन। यहां पर ग्रेविटेशनल एनर्जी भी चेंज हो रही है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल, काइनेटिक और प्रेशर तीनों चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, तो ये तीनों टर्म्स लिखें, यहां तीनों टर्म्स लिखें और इक्वेट करते हैं। ठीक है, इजी है। यहां पे प्रेशर P1 और इसको जीरो लेवल मान लिया, चाहो तो इसी को जीरो लेवल मान लो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी जीरो लिख लिया आपने, जीरो लेवल आपकी चॉइस है, जीरो लेवल आपकी चॉइस है, जीरो लेवल प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वाटर, सब कुछ ऐसा सिस्टम में। ये पहला टर्म। फिर यहां पे प्रेशर एनर्जी P2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रो जी, H is how much? 8 meters प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो, यहाँ एरिया डबल हो गया तो स्पीड आधी हो जाएगी। आराम से देखो, एक प्रेशर गिवन है, दूसरा प्रेशर पता चल जाएगा या प्रेशर डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, ये सबसे सिंपल एप्लीकेशन। जीरो लेवल यहां ले ली ना परियोल, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल यहां ले लिया, तो यहां से हाइट 8 हो गई, उधर जीरो, इधर रो जी 8। और इसमें लास्ट पॉइंट, आईआईटी में एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, वो बता देता हूं। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, ये तो भैया क्वेश्चन फ्रेम करने वाले से पूछना चाहिए, मैं तो वहां से लिख के आ गया, और क्या फर्क पड़ा। अच्छा सुनिए, वो कहेंगे यदि कहीं ऐसा पूछा फाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय प्रेशर, बाय फ्लूइड प्रेशर। ये टर्म मालूम होना चाहिए, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर कितना वर्क पर यूनिट वॉल्यूम कर रहा है। ठीक है, सुनो बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर, ये प्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है, जितने से वो वर्क करता है उतने से उसकी वर्क करने की कैपेसिटी कम हो जाती है ना, याद है कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसके पास वर्क करने की कैपेसिटी है, और यदि वो वर्क करेगा तो वर्क डन इज रिडक्शन इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा यू, या इसको लिखेंगे इनिशियल माइनस फाइनल। सबसे पहले ये यस और नो बोलिए बेटा। अच्छा, यहां पर प्रेशर के लिए पूछा है, तो प्रेशर इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस प्रेशर इज दिस दीज ऑल आर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम टर्म्स, सभी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज प्रेशर। और प्रेशर जितने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा उतना वर्क हो गया। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। कहीं ये पूछा है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय प्रेशर फोर्स is initial pressure minus final pressure, initial energy per unit volume minus final energy per unit volume. Is this okay or not? ये टर्म अलग से समझाया, कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये आज जी में आया हुआ है, आ सकता है बिल्कुल मेडिकल एग्जाम में, बिल्कुल आ सकता है। आगे बढ़े,
अब बर्नौली थ्योरम की कुछ और एप्लीकेशन जिनसे ऑब्जेक्टिव्स भी बनेंगे, जिनके ऊपर बेस्ड अच्छे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। साइफन कैसे काम करता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उसमें ज्यादा, ये और कैलकुलेशन बहुत इजी रहता है। वी स्क्वायर कहाँ दिए, क्या बोल रहे हो राम? V2 बेटा वो निकाली ना, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 से राम। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से एरिया डबल हो गया तो स्पीड आधी हो गई। अच्छा देखिए ध्यान से, वेंचुरी मीटर मैंने बता दिया, एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं क्योंकि मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। एनसीईआरटी में गिवन है, वेंचुरी मीटर का कॉन्सेप्ट गिवन है एनसीईआरटी में। आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक बार फिर रिवाइज कर रहा था मैं, तो देख लो ध्यान से कैसे काम करेंगे। एक्सप्रेशन में आपको डिराइव करके दे देता हूं, आप भी ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। एक स्टेप में आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जैसे यहां पे एरिया A1 है, ये A है और ये n टाइम्स A है, तो ये A2/A1 की जगह n लिखेंगे, है ना। आराम से देखो, A2 इज n टाइम्स A1, काम करना इजी हो जाएगा, लिखना इजी हो जाता है। तो देखिए यहां पर यदि ये स्पीड v है, ये अपन इसको v मान लें, ठीक है। ये V1/n, एक एक स्टेप समझे बेटा, है ना। यहाँ V1 है तो ये V1/n, ओके ओके सर। और स्पीड कम हो गई है तो फिर प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। तो प्रेशर एनर्जी कितने से बढ़ेगी, जितने से काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। तो रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी इज इनिशियल माइनस फाइनल। आराम से देखो, एक एक स्टेप, घूटना थोड़ी है, समझना है ना। इनिशियल माइनस फाइनल, और जितने से ये काइनेटिक एनर्जी कम हुई उतने से प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी और उतना यहाँ एक्सेस कॉलम सपोर्ट हो जाएगा। इतना तो है ही सही, इतना तो दोनों तरफ है। उतना एक्सेस कॉलम सपोर्ट हो जाएगा, दैट इज रो जी एच, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से सुनो, इसी स्टेप में काम हो गया, इस 2 को उधर ले जाते हैं और यहां V1 स्क्वायर 1 - 1/n स्क्वायर, इसको भी नीचे ले जाते हैं। यहीं कहीं लिख देता हूं, V1 स्क्वायर बाहर निकाल दिया, क्या बचा 1 - 1/n स्क्वायर। तो देखें यहां V1 स्क्वायर, ठीक है, और V1 स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये V1 की वैल्यू आ गई। V1 को A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम फ्लो रेट आ गई। ये वेंचुरी मीटर का काम है, वॉल्यूम फ्लो रेट। आराम से देखो, डोंट नीड टू रिमेंबर मेमोराइज, नॉट एट ऑल, ठीक है। और बुक्स में जो दिया वो एक्सप्रेशन चाहिए, व्हाट इज n, A2/A1, A2 स्क्वायर/A1 स्क्वायर, n इज A2/A1, A2/A1। एलसीएम ले लें, इधर उधर कर दें तो देखो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है। एलसीएम लेने के बाद A1 A2 √2GH A2 स्क्वायर। लोग इसको घोट लेते हैं, दिस इज अप टू यू, आप घोटना चाहते हैं कि नहीं। ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये हर जगह दे रखा है। नाउ इट इज अप टू यू, व्हाट यू वांट यू कैन डू। आई फील अंडरस्टैंडिंग इज मच बेटर, कर ले वहां काम, याद रखने की कोशिश करें, याद रह जाता है ठीक, नहीं तो डिपेंडेंट नहीं रहेगा। डिपेंडेंट नहीं रहना कि याद ही रहेगा तो ही करेंगे, हम कर लेंगे, है ना। इजी है भाई, बहुत ही इजी है। अच्छा सेकंड जो इसमें तरीका है डेटा देने का, एक पाइटॉट ट्यूब भी समझ लीजिए बेटा, है ना। पिटॉट ट्यूब बोलते हैं कुछ, पाइटॉट ट्यूब बोलते हैं। आपको कोई प्रोनाउंस करने के लिए तो बोलेगा ही नहीं, पाइटॉट ट्यूब। इसके ऊपर बेस नाम नहीं आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में नाम गिवन नहीं है बेटा, मैंने देख लिया। पाइटॉट ट्यूब इज नॉट गिवन। तो इसमें एयर फ्लो स्पीड, एयर फ्लो स्पीड मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं, या एयर के रिस्पेक्ट में प्लेन की स्पीड। बताता हूं। जैसे ये जो ट्यूब है, इसका अरेंजमेंट समझे।
पाइप में एयर फ्लो हो रही है, एयर की डेंसिटी निग्लिजिबल, एयर इज फ्लोइंग, दिस इज निग्लिजिबल, एयर इज फ्लोइंग, ठीक है। इसका शेप ऐसा रखते हैं, और कई बार मैं को बताता हूँ शेप कैसा रखते हैं, और यहाँ पे मर्क्यूरी डाल देते हैं। अब मुझे बताओ, क्या मर्क्यूरी का लेवल या मर्क्यूरी का लेवल दोनों में सेम रहेगा, या इस आर्म में और इस आर्म में मर्क्यूरी, पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ है, तो क्या दोनों में लेवल सेम रहेगा? यस और नो, जल्दी बताएं। वन में ज्यादा रहेगा, वन में लेवल ज्यादा रहेगा, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि देखो बेटा, ये जो एयर चल रही है, ठीक है, ये तो इस लिक्विड को पुश ही नहीं कर रही है, लेकिन ये जो एयर है उस लिक्विड को देखो, फील इट, ये जो एयर है इस लिक्विड को नीचे पुश करेगी, हैव अ फील ऑफ इट। ये जो एयर है इसको पुश करेगी, तो शुरू में क्या होगा, देखो ध्यान से, पहले दोनों में लेवल सेम है, जैसे हवा नहीं बह रही है, कोई हवा नहीं बह रही है, ये दोनों में लेवल सेम रखा अपन ने, दोनों में लेवल सेम, इधर और इधर। अब हवा के कारण कुछ प्रेशर आया, सपोज हवा का प्रेशर है 4 सेंटीमीटर ऑफ एच के बराबर, हवा का प्रेशर है 4 सेंटीमीटर ऑफ एच, तो ये कॉलम 2 सेंटीमीटर नीचे चले जाएगा और ये कॉलम 2 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएगा, तो इधर इस कॉलम का प्रेशर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर ऑफ एच। आराम से समझो, हवा जो प्रेशर लगा रही है वो 4 सेंटीमीटर, तो इधर 4 सेंटीमीटर ऑफ एच का प्रेशर आएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर नीचे जाएगा लेवल, और ये 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। तो बताओ यहां मर्क्यूरी का एक्सेस प्रेशर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर ऑफ एच, और इधर एयर का 4 सेंटीमीटर ऑफ एच, तो यहाँ एयर 4 सेंटीमीटर ऑफ एच का प्रेशर लगा रही है, और ये भी 4 सेंटीमीटर ऑफ एच का प्रेशर लगा रहा कॉलम, तो अब ये रुक जाएगा आगे जाना। यस और नो, आप पहले इस फील वाली बात को समझ के हाँ या ना बोलिए, है ना। तो वो आपको क्या कहेंगे कि भाई यहां पर ये डिफरेंस आपको दे दिया, ये डिफरेंस जो लेवल्स में ये एच दे दिया, एक स्टेप में आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मर्क्यूरी है, ये डिफरेंस है, ये इतना एडिशनल कॉलम है, ठीक है। तो समझ बेटा, यहां पर जो प्रेशर है, ये प्रेशर और ये प्रेशर, दोनों प्रेशर दबा रहे हैं, दोनों प्रेशर दबा रहे हैं, जिधर ज्यादा प्रेशर दबाने वाला होगा उधर लेवल नीचे चले जाएगा, यस और नो, जल्दी। तो यहां पे प्रेशर क्यों बढ़ गया, सुनिए ध्यान से, क्या जब ये लेवल एक फिक्स्ड अमाउंट से नीचे आ जाएगा, रुक जाएगा, तो बताओ और एयर अंदर आ रही है क्या, बताओ, यू टेल मी, जस्ट इनसाइड माउथ, अब एयर और अंदर आ रही है कि नहीं, उसने जितना धकेलना था धकेल दिया। अब स्ट्रीम लाइंस प्लॉट करके बताता हूं, जो स्ट्रीम लाइंस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो अंदर एक भी नहीं जा रही, एक भी एयर पार्टिकल अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि जितनी जानी थी एयर चली गई, अब और वो मूव ही नहीं कर रहा। तो यहां पर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0, बस समझ में आ गई बात, खत्म खत्म खत्म। यहां स्पीड v है, ठीक है, यहां स्पीड v है, इधर ले लेते हैं, ये स्पीड v है, ये मेजर करना है, और यहां प्रेशर पी नॉट है, तो यहां प्रेशर पी नॉट प्लस समथिंग हो जाएगा। यहां कितना एक्सेस प्रेशर आ जाएगा, जितने से काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतने से यहां प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर से कम हो रही है। दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर, हाँ ध्यान रखना, दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर, नहीं तो काटा पीटी मचा दोगे। एयर के लिए यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी जितने से कम हुई, ये वाला प्रेशर उतना बढ़ गया, और जितने से प्रेशर बढ़ गया उतना कॉलम नीचे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये जो यहां प्रेशर, एडिशनल प्रेशर है, वो इस एडिशनल कॉलम को बैलेंस कर रहा है। यहां पर यहां से पी नॉट पुश कर रहा है, यहां से पी नॉट पुश कर रहा है, और यहां पे कौन पुश कर रहा है, पी नॉट प्लस दिस, ठीक है। नो नेट मूवमेंट, देयर इज नो मूवमेंट नाउ, स्टैग्नेंसी आ गई है, एयर एयर के मॉलिक्यूल्स तो मूव करते रहेंगे बेटा, रैंडम मूवमेंट रहेगा, देयर इज नो नेट मूवमेंट, विराज देयर इज नो नेट मूवमेंट। तो यहां पर जो एडिशनल प्रेशर है उसके कारण ये एडिशनल हाइट आ जाएगी, तो दिस एडिशनल प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, बस एक स्टेप में ही आंसर आ गया, नथिंग मोर देन दैट।
किसी को डाउट है तो वो बताएं, चैट बॉक्स में लिखें बेटा, जल्दी बताएं। नहीं, याद नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है। हेमांग दुष्ट, हर जगह पूछ रहे हो, याद करना है क्या? यस यस, अजीत बिल्कुल ठीक बोले बेटा आप। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकता है। उसका नाम भले से पेटआउट ट्यूब नहीं दें, पाइटआउट ट्यूब ना दें। अरे बेटा, सर ने इसलिए याद करने के लिए बोला था 11th में, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता है ना समझाने का। इसलिए सर ने 11th में याद करने के लिए बोला होगा कि भाई बच्चों से क्वेश्चन तो कम से कम बन जाए, इसलिए बोला होगा, है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे जाएं। साइफन का कॉन्सेप्ट बता देता हूं लास्ट। ये मॉड्यूल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये क्वेश्चन है। पाइटॉट ट्यूब अपन टॉपिक कवर नहीं कर रहे हैं, अपन ये कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। यहां से यहां काइनेटिक एनर्जी जितने से कम होगी उतने अमाउंट से प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी, और प्रेशर जितने से बढ़ेगा उतना एडिशनल कॉलम बैलेंस हो जाएगा। चलो बढ़िया है मांग, बहुत अच्छे। अच्छा, अब अपन आ जाते हैं एक तो थ्रस्ट फोर्स पे। मैग्नस इफेक्ट समझना अपने को, अब थोड़ी थ्योरी समझेंगे अपन। नहीं, साइफन पहले बता दो। साइफन, साइफन की वर्किंग की कंडीशन। ब्लू है पानी, पानी कर देते हैं अपन। क्या आप पूछ सकते हैं? जो जो पूछ सकते हैं सब बता देता हूं मैं आपको। सबसे क्रिटिकल है कि भाई ये जो लेवल है, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू रहती है। इस पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट से ज्यादा कर देंगे इस हाइट को, तो ये साइफन काम करना बंद कर देता है। सबसे क्रिटिकल है साइफन के काम करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये वाला है। यदि आपने बहुत ज्यादा सेट कर दिया तो साइफन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू और किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड की स्पीड या प्रेशर बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहां पर ये वेसल बहुत बड़ा है, तो वेसल में पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा। इस पाइप से पानी जो आ रहा है उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, है ना, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। तो यदि अपने को यहाँ ये वेलोसिटी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये वेलोसिटी पूछ सकते हैं। ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट सबसे बढ़िया। फ्लूइड के इन दो पॉइंट्स पे काम करते हैं अपन। ये मान लेते हैं, ये वाली हाइट ऊपर वाली h1 मान लेते हैं, और h1 प्लस h2 बहुत क्रिटिकल है, ये h2। और फिर एक दो हाइट्स और ले लेंगे। यहां पर वो कहते हैं कि भैया ये फ्लूइड जो बाहर निकल रहा है इसकी स्पीड बताओ, और ये बहुत नैरो है, ये क्लियरली मेंशन्ड, उसी के लिए आप आंसर दे सकते हैं। तो यहां और यहां दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर है, बताइए क्या सेम है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। प्रेशर, शाबाश। कौन सी एनर्जी कम हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी, कितने से? है ना, दिस इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत इजी लगने वाला आपको, आप बोलोगे बहुत इजी है। इज दिस ओके और नॉट? नो यूज ऑफ H1, सही बात है, नो यूज ऑफ H1। H1 क्यों यूज नहीं कर रहे मैं बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। H1 क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, उसका फील। मान लो कि यहां ये हाइट h है, बहुत ध्यान से सुनेगा। एक पत्थर को फेंका अपन ने काइनेटिक एनर्जी k नॉट से, ये h2 हाइट, और यहां से h1 ऊपर जाता है। तो यहां काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बताओ रिडक्शन इन व्हाट यूज करेंगे? यहां काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बताओ रिडक्शन इन पोटेंशियल एनर्जी में कितनी है? रिडक्शन इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2। समझे कि नहीं बेटा? विराज फील आया? तो बस इससे कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि ये जितनी ऊपर गई उतनी नीचे भी आ गई ना, तो यहां इसके कारण तो कोई चेंज आया ही नहीं। नहीं, कैपिलरिटी पे बेस नहीं है बेटा, हेमांग दुष्ट। तो ये यहां से लेके यहां तक, भाई ये जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे भी तो आ रहा है, तो इस पार्ट में रिडक्शन है।
तो ये स्पीड आ गई, पहला पॉइंट, कोई डाउट इसमें? अब मुझे बताओ, यहां ऊपर स्पीड ज्यादा रहेगी कि नीचे, ये वाली स्पीड, इन दोनों में से कौन सी स्पीड ज्यादा रहेगी, 1 की 2? जल्दी बताओ। 2 2 2 2 2 2 2। नूतन बहुत ही बढ़िया बेटा, आई एम सो हैप्पी, यू आर द ओनली वन गिविंग द राइट आंसर। नूतन बहुत बढ़िया, इवन ईशु बहन, श्रेष्ठ, हिमांग, ओ बहुत बढ़िया, हिमांशी बहुत बढ़िया, सेम, सुहाना गुड 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 बेटा, पुरांश बिल्कुल सही। समझिए बेटा, ये एरिया वेरी नहीं कर रहा है ना, आप क्यों गड़बड़ कर रहे हो? मैंने सिखाया है ना, एरिया चेंज नहीं हो रहा ट्यूब का, तो स्पीड चेंज होगी क्या बताओ? कल पहला केस ये बताया था ना, पहला या दूसरा केस बताया था, स्पीड थ्रू आउट सेम रहेगी। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, गड़बड़ कर रहे हैं। यहां पर यदि प्रेशर पूछा है, इस पॉइंट पे प्रेशर पूछा है, ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे हैं, तो बताओ यहां प्रेशर ज्यादा रहेगा, ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम की ज्यादा, जल्दी बताओ। ये गड़बड़ सब करते हैं, सेम बोल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सेम नहीं। बताओ एक बात बताओ, इन दो पॉइंट्स पर मुझे ध्यान से बताना, इस पॉइंट पर और पहले इस पॉइंट पर, बताओ दोनों पे प्रेशर सेम है क्या, जल्दी बताओ। फील फील, ये वन, ये वन और ये 2 पॉइंट, तो आप बोलेंगे सर ग्रेविटेशनल एनर्जी तो सेम है, लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो प्रेशर बढ़ गया कि कम हो गया, जल्दी बताओ। प्रेशर कम हो गया, तो ये प्रेशर यदि आपको कैलकुलेट करना है तो सुनिए ध्यान से, ये वाला प्रेशर यहां और यहां काम करेंगे, यहां से लेके यहां तक सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उतने अमाउंट से प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहां प्रेशर पी नॉट है, और कितने से कम हो जाएगा, जितने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। ये वापस लिखूंगा मैं, ये समझ में आई कि नहीं बात? वापस लिख दूंगा, उसके लिए तैयार हूं मैं, कि यहां से लेके यहां तक आप देखेंगे ग्रेविटेशनल सेम है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेकिन स्पीड बढ़ गई, ये तो रेस्ट पे ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से चल रहा है, यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी सब जगह सेम। भाई काइनेटिक एनर्जी सब जगह सेम कैसे हो गई भाई, ये तो बहुत ही गलत बात बोल दी सर ने। सेम है क्या कि सर झूठ बोल रहे हैं? एरिया सेम, शाबाश, ये बस बेसिक, इसी को कहते हैं ना बेसिक, इतना कॉन्फिडेंस है, एरिया ही डिसाइड करेगा, तो एरिया सेम है तो कोई ताकत स्पीड चेंज नहीं कर सकती, ये बेटा ध्यान रखना, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो यहां से लेके यहां तक काइनेटिक एनर्जी जितने से बढ़ जाएगी, हाफ रो वी स्क्वायर से, उतने से प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, यस और नो? ओके, बढ़िया। अच्छा, 2 और 3 में से किस पे, 2 और 3 में से किस पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, जल्दी बताओ, दिमाग लगा के बताना। 2 और 3 सोचना, हाँ, जैसे मैंने अभी हर जगह रीजन दिया, 2 और 3 में से किस पे प्रेशर ज्यादा रहेगा? हेमांग सही है बिल्कुल, वंदित सही है, अरे का नाम ही नहीं पढ़ पाया, ईशु बहन सही है, विराज सही, हिमांशी सही, दोनों पे बराबर रहेगा बेटा। आप कैसे काम करोगे समझो, दोनों पे हाइट सेम है, पहली बात, दोनों पे हाइट सेम है, यस। टू और इसकी बात नहीं कर रहा हूं, 2 और 3 पे पोटेंशियल एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी कहां ज्यादा है, 2 और 3 में सेम। और जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम है तो प्रेशर एनर्जी सेम आएगी कि नहीं आएगी बेटा, बोलो। अजीत फालतू बात मत करो, पिटाई हो जाएगी, तुम्हारे घर पे भेज देंगे एक बंदे को पिटाई करने के लिए, ठीक है? नहीं, बर्नौली लगाना, फ्लूइड फ्लो में क्या लगाना बेटा हिमांशी? बर्नौली, हाँ, इसमें फ्लूइड स्टैटिक लगा सकते हो, इस इतने पार्ट में, अंदर नहीं। हिमांशी, ये जो पार्ट है इसमें फ्लूइड स्टैटिक जैसा आप ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि यहां पे तो ऑलमोस्ट वेलोसिटी जीरो, फ्री होके फ्लूइड स्टैटिक लगाओ, लेकिन जैसे ट्यूब के माउथ के अंदर गए, वहां फ्लूइड फ्लो निग्लेक्ट नहीं कर सकते, समझे? वो भी बता रहा हूं दुष्ट हेमांग। अच्छा, यही प्रेशर, ये प्रेशर यहां से निकालते हैं, यहां से बहुत ध्यान से सुनना, यहां प्रेशर कितना है, पी नॉट, यहां से यहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है क्या बताओ, जल्दी बताओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है क्या? नहीं।
तो ग्रेविटेशनल एनर्जी बढ़ रही, जितने से ग्रेविटेशनल एनर्जी बढ़ेगी उतने से प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। देखो सेम आंसर आया कि नहीं आया। मस्त कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाएंगे अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, पक्का। इसको आराम से एब्जॉर्ब करो आप, हाँ ऐसे काम करना है। और लास्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट है, जैसे यहां देखो, यहां यहां से काम करो क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी सेम है ना। यहां से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी, प्रेशर एनर्जी कम होगी। तो प्रेशर एनर्जी कम होती चली जाएगी, यहां पर मिनिमम प्रेशर मिलेगा पूरी ट्यूब में, सबसे कम प्रेशर यहां मिलेगा। और ये कितना मिलेगा, पी नॉट। यहां से यहां तक इंक्रीमेंट कितना है, ये एच टोटल। आप हाइट बढ़ाते जाओगे तो प्रेशर कम होते चले जाएगा। मिनिमम कितना हो सकता है, 0। ठीक है, जल्दी बताओ, ये मिनिमम प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी। आप हाइट कितनी बढ़ा सकते हो, हाइट, ये वाली हाइट बढ़ाते गए, इसको और ऊपर शिफ्ट करते गए या इसको नीचे शिफ्ट करते गए, इस हाइट को बढ़ाते गए तो प्रेशर कम होते चले जाएगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है हाइट, मैक्सिमम कितनी हो सकती है हाइट की, प्रेशर कितना हो जाए, 0। इसके बाद बताओ और हाइट बढ़ा सकते हो क्या, पिस्टन काम करना ही बंद कर देगा, सॉरी साइफन काम करना बंद कर देगा। तो H1 प्लस H2 की मैक्सिमम वैल्यू यानी H टोटल, बस यहां प्रेशर जो मिनिमम है वो 0 से नीचे नहीं जा सकता, नहीं तो फिर वहां पानी जाना बंद कर देगा। बस ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए इसके साइफन के। सर मुझे समझ नहीं आया कि ट्यूब पर यूज करके, ट्यूब पर उसके ऊपर वाले लिक्विड के कारण प्रेशर लगेगा ना बेटा, वो बिल्कुल लगेगा, लेकिन उसके लगने के बावजूद भी प्रेशर पी नॉट माइनस रोजी एच टू आएगा। यहाँ पी नॉट थोड़ी है अजीत, यहाँ पी नॉट थोड़ी है बेटा, आप ऐसा नहीं कर सकते ये पी नॉट मान के पी नॉट प्लस रोजी एच वन कर दिया। ठीक है, अरे सबको समझ में आ गया। 1 और 2 पर नहीं बेटा, 1 और 2 पे प्रेशर सेम नहीं, 1 पे ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना, अंदर आएगा फ्लूइड, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो प्रेशर एनर्जी उससे कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैग्नेस इफेक्ट, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे कहते हैं ना, बैट्समैन को बॉलर ने हवा में बीट किया, बीटन इन एयर, उसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है। तो क्या है, सुनेंगे ध्यान से कोई एक बॉलर जब बॉल को फेंकता है तो हमेशा यही मान के काम करना, हमेशा ऐसे ही, जब तक कुछ भी मेंशन नहीं कि बॉल के रिस्पेक्ट में एयर पीछे की तरफ जा रही है, बॉल के रिस्पेक्ट में एयर पीछे की तरफ जा रही है, लेट मी मेक यू फील दिस। बॉल के रिस्पेक्ट में एयर का फ्लो पीछे की तरफ, सिर्फ बॉल की जगह आप दौड़ लगा रहे हैं बैट्समैन की तरफ, तो आपके बाल पीछे की तरफ उड़ेंगे कि आगे तरफ जाएंगे, जल्दी बताओ। बॉल की स्पीड से आप चलेंगे तो पीछे की तरफ, मतलब हवा आपके रिस्पेक्ट में पीछे जा रही है कि नहीं। या ये जो बॉल है उसके बाल मान लो, बॉल बॉल के बाल है, क्या बात है, बॉल के बाल है, ठीक है, और बॉल को फेंका तो बॉल के बाल पीछे जाएंगे ना, मतलब हवा उसके रिस्पेक्ट में पीछे जा रही है। तो ये ध्यान रखना, कुछ भी मेंशन नहीं तो यही मान के काम करेंगे। हाँ, तूफानी हवा चल रही है भयंकर स्पीड से और फिर बॉलिंग कर रहा है, वो कंडीशन मेंशन है तो ठीक है। तो जैसे बॉल इस तरफ जा रही है तो बॉल के रिस्पेक्ट में एयर फ्लो हमेशा इधर मानेंगे, प्लीज पे अटेंशन। ठीक है भाई, अब यदि बॉल को स्पिन किया आपने, मान लीजिए ये बॉल इधर जा रही है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बैट्समैन इधर है, तो होता यह है कि हर व्यक्ति को ना प्रैक्टिस से एक आइडिया लग जाता है कि बॉल ऐसे चल रही है तो यहां गिरेगी, ये बॉलर के हाथ से निकली है, बॉलर के हाथ से यहां से निकली है तो वो यहां टप्पा खाएगी, ये प्रैक्टिस से उनको आ जाता है, तो बॉल के पिच तक पहुंच जाते हैं। जहां बॉल गिर रही है उस पॉइंट का आइडिया हो जाता है तो बैट्समैन अपनी स्ट्रोक को उससे एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अब गड़बड़ क्या होती है कि ये जो बॉल है उसको यदि टॉप स्पिन दी, ऐसी फॉरवर्ड स्पिन दी तो ध्यान से सुनिए, रफ बॉल स्पिन ज्यादा होती है, रफ बॉल से स्पिनर विकेट्स ज्यादा लेता है, उसके कारण ये बॉल रफ हो गई है तो यहाँ बहुत हाई फ्रिक्शन है, तो ये जो एयर की वेलोसिटी है उसको अपोज कर रही है बॉल, बॉल की सरफेस जो है एयर को इधर मूव कराने की कोशिश कर रही है।
तो बॉल की सरफेस एयर को इधर मूव कराने की कोशिश कर रही है, तो ये वाली वेलोसिटी एयर की कम हो जाती, इधर वेलोसिटी कम हो जाएगी और इधर वेलोसिटी बढ़ जाएगी नीचे। पहले इस पॉइंट को हाँ या ना बोल दो, टॉप स्पिन है तो। ठीक है, तो यदि यहां काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो यहां प्रेशर बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, बताओ बर्नौलीज थ्योरम। प्रेशर बढ़ जाएगा। बॉल को जहां गिरना चाहिए उसके पहले टप्पा खा जाएगी, उसकी ट्रेजेक्टरी पहले ही टप्पा खा जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ ये फोर्स लग रहा है एयर का, मैग्नेस इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेस इफेक्ट। तो बैट्समैन जज करेगा कि यार बॉल को यहां गिरना चाहिए लेकिन उसने स्पिन दे दी है, तो स्पिन के कारण वो पहले ही गिर जाएगी और वो बीट हो जाएगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए बैक स्पिन दी है, रिवर्स स्पिन दी है, ऐसे बैक स्पिन बोलते हैं इसको, इस तरह से स्पिनिंग है, तो ये वाली स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो सरफेस है इस वेलोसिटी को असिस्ट करेगी और ये वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो फोर्स ऊपर की तरफ, प्रेशर बढ़ जाएगा। यस और नो? प्रेशर बढ़ जाएगा तो अब ये बॉल जो है थोड़ी और देर के लिए हवा में रहेगी। ये विदाउट स्पिन, विदाउट स्पिन। और ये टॉप स्पिन मैं ड्रॉ कर देता हूं। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री है विदाउट स्पिन, ऐसे जाना चाहिए उसको विदाउट स्पिन। अब यदि बॉल को ऐसे स्पिन करते हुए फेंका है, ठीक है, ऐसे फेंका, तो देखो ऊपर हवा ऐसी है, तो ये स्पीड कम हो जाएगी, ये स्पीड कम हो जाएगी। यस और नो? स्पीड कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर उसको नीचे जल्दी धक्का दे देगा। ये वाली स्पीड बढ़ जाएगी, ये स्पीड बढ़ जाएगी और ये वाली कम हो जाएगी। देखो ना, बॉल इधर ले जाने की कोशिश कर रही है और एयर इधर जा रही है, तो ये वाली स्पीड बढ़ जाए, सॉरी ये वाली स्पीड कम हो जाएगी, तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा। ये कारण होता है स्पिन का। ठीक है, और फिर देखें एयरप्लेन के ऊपर जो थ्रस्ट फोर्स लगता है उसका कारण समझेंगे, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। जो एयरप्लेन का विंग है उसका शेप देखो ध्यान से। एक बार पहले आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझाता हूं। स्ट्रीमलाइंस, बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस, बताओ कहां स्पीड ज्यादा है, V1 की V2, कौन सी स्पीड ज्यादा है? 1 पे, क्योंकि यहां एरिया कम है। तो ध्यान रखना, जहां स्ट्रीमलाइंस पास पास हैं, जहां स्ट्रीमलाइंस पास पास है वहां स्पीड ज्यादा होती है, जहां दूर दूर है वहां स्पीड कम होती है। चलेगा ये बेटा, बार बार यूज करेंगे इसको। जहां स्ट्रीमलाइंस कम होती है वहां एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, तो वहां स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, अब एयरप्लेन को थ्रस्ट फोर्स देने के लिए कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं ये देखिए। उसके विंग का शेप ऐसे रखते हैं, ऐसा शेप रहता है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसका विंग, एयरप्लेन ऐसे आगे जा रहा है तो उसका क्रॉस सेक्शन, ये उसका विंग है। ठीक है, अब नॉर्मली जो स्ट्रीमलाइंस ऐसी हैं, एयर की स्ट्रीमलाइंस ऐसी हैं, जब इसको आके स्ट्राइक करेंगी तो यहां पे क्राउडिंग हो जाएगी क्योंकि इनको पास होने के लिए जगह कम है, और ये तो नॉर्मली पास होंगी। यस और नो? तो बताओ यहां पे स्ट्रीमलाइंस पास पास आ गई तो यहां स्पीड बढ़ गई घट गई, जल्दी बताओ। स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी तो नीचे के जो प्रेशर लग रहा है P1 ये कम हो गया, और ये प्रेशर ज्यादा, ये तो जैसा है वैसा है। तो नेट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की नीचे? नेट फोर्स किधर लगेगा, अप।
ये नीचे कौन है रे? अक्षुबैन। नीचे कैसे? ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा है ना बेटा, वो कम हो गया ना, स्पीड बढ़ने के कारण ये प्रेशर कम हो गया ना। ठीक है, फील आई, मजा आया। ठीक है बेटा अक्षिता। और कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखो, ये वाली स्पीड दे देंगे, सुनो ध्यान से, ये V1 दे देंगे, या नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं विंग को सिंपल विंग जैसा प्लॉट कर रहा हूं, आप ऐसे ही करना, ये विंग है, एक्चुअल शेप ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। इसका एरिया दे दिया आपको, ऊपर स्पीड दे दी, ज्यादा है कहीं ज्यादा है, ये नीचे स्पीड दे दी, और आपको थ्रस्ट फोर्स पूछा है, एयर की डेंसिटी भी दी है। सुनिए ध्यान से, यहां स्पीड ज्यादा है तो ये प्रेशर कम है, जितने से यहां काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में निग्लिजिबल चेंज है, ऊपर से नीचे हाइट ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर इधर से इधर ये प्रेशर कितने से बढ़ जाएगा, जितने से काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ रो हाई स्पीड स्क्वायर लो स्पीड स्क्वायर। इतने से काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो इतने से ये प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। पहले इसको समझ लो, पहले इसमें यस और नो आने दीजिए, ठीक है। और बस ये जो P2A है और P1A है, ये निकालना, दिस इनटू एरिया इज द थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, बस खत्म। टाइम ऑफ लैंडिंग उसको विंग को घुमा देते हैं ताकि अब ये फोर्स जो है ये नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। उसको विंग को थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर देते हैं, तो अब इधर वाली जो स्ट्रीमलाइन है वो क्राउडेड हो जाती है, और ये स्ट्रीमलाइन ऐसी कैसी, ठीक है। तो ये वाला, ये जो स्ट्रीमलाइंस ऐसे जा रही है, विंग को थोड़ा सा ऊपर टिल्ट कर देते हैं, कैन यू फील इट? हाँ कुछ ऐसा करते हैं ताकि स्ट्रीमलाइंस यहाँ पे क्राउडेड हो जाए, ये क्राउडेड हो जाए, तो यहां प्रेशर कम हो जाए क्योंकि स्पीड बढ़ गई है, तो ये प्रेशर कम हो गया तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। उसमें भी एक्सप्रेशन यही रहेगा एक्सप्रेशन यही रहेगा, ठीक है बेटा। सबको समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़े। और घर की छत उड़ने के कारण भी भाई ये बर्नौलीज थ्योरम में ही है, घर की छत जो स्ट्रीम लाइन से यहाँ पास पास आ जाती है भाई, अंदर तो जाएगी ही नहीं, अंदर तो जो प्रेशर है वो है ही सही, तो इस छत के कारण यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस पास में जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है, तो नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर, ये जो नीचे प्रेशर लग रहा है ये कम हो जाता है, ये वाला प्रेशर ज्यादा रहता है, तो ये प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि छत को ही उड़ा देता है, ठीक है ना। ये सब बर्नौलीज थ्योरम है। और स्प्रे, लास्ट, स्प्रे कैसे काम करता है, बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन ध्यान से सुनिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक सिंपल स्ट्रक्चर से बता रहा हूं कि जो आप डीओ यूज करते हैं या जो स्प्रे यूज करते हैं वो कैसे काम करता है। यहाँ पे एक रबर का स्ट्रक्चर रहता है जिसमें हवा भरी रहती है, उसको जोर से दबाया आपने, से दबाते हैं ना आप सेंट के लिए या डीओ के लिए, उसको दबाते हैं ना, उसका फील डेवलप करने के लिए इसको दबाया, तो हवा बहुत तेजी से बाहर निकलती है। हवा बहुत तेजी से बाहर निकलेगी, हवा की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो बताओ ये प्रेशर बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? ये प्रेशर कम हो जाएगा, तो फ्लूइड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। फ्लूइड इज सक्ड इन, जैसे अपन नारियल पानी पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वी सक द लिक्विड, अपन हवा को मुंह में सक करके प्रेशर कम कर देते हैं, तो प्रेशर कम होगा तो लिक्विड राइजेस। याद आया, ये अपन ने पढ़ा है प्रेशर एडिशन में, है ना, लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। और जैसे लिक्विड ऊपर आता है, ये फ्लूइड, ये जो हवा उसको स्ट्राइक करती है, उसको ड्रॉप्स में स्प्लिट कर देती है, तो सरफेस टेंशन के कारण छोटे छोटे ड्रॉप्स बनते हैं, वो कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं। जब ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो हमेशा डीओ जब आपको बॉडी को स्ट्राइक करेगा तो आपको ठंडा ठंडा लगेगा, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना, सबको ये एक्सपीरियंस तो सबको है। तो ये स्प्रे जो है इसकी वर्किंग है बर्नौलीज थ्योरम पे, और कूलिंग जो है वो सरफेस टेंशन के कारण।
ये सारी थियोरेटिकल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ओके, लास्ट स्लाइड। टिशु बहन, अरे दुष्ट श्रेयांश, डर्मिकुल पाउडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्नौली सीरम तो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। बस ये याद रखना, भी ये याद रखने का पॉइंट है, रेनॉल्ड्स नंबर पे कोई बहुत इनडेप्थ एनालिसिस वाले क्वेश्चन नहीं आता है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? जो स्टेडी नहीं है। फास्ट मूविंग ट्रेन वाला केस देखो क्या होता है, कोई ट्रेन आपके पास में से निकलती है तो वो आपको अपनी तरफ खींचती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करती है। उसका कारण समझे, टॉप व्यू से ऊपर से देख रहे हैं, ये ट्रेन, ये उसकी हेडलाइट, और ये स्टेशन पे आप यहाँ खड़े हैं, ये आपका सिर, और ये आप इस तरफ देख रहे हैं ऊपर से। जब ये फास्ट मूविंग ट्रेन यहाँ पे आएगी तो फ्रिक्शन के कारण ये जो एयर है इसके साथ चलेगी, तो बताओ इस ट्रेन के कारण स्पीड बढ़ जाएगी कि एयर की कम हो जाएगी? ट्रेन के कारण इधर वाली एयर की स्पीड बढ़ जाएगी, ये स्पीड बढ़ जाएगी तो इधर वाला प्रेशर, ये वाला प्रेशर कम हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा, छोटा प्रेशर, छोटा सा प्रेशर, और ये वाला प्रेशर तो जैसा है वैसा की वैसा है। तो बताओ आपको नेट फोर्स किस तरफ लगेगा, ट्रेन की तरफ कि ट्रेन से दूर? विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द ट्रेन, इसलिए थोड़ा दूर खड़े रहना चाहिए, फास्ट मूविंग ट्रेन के पास में नहीं जाना चाहिए, अनलेस यू वांट टू मूव इनटू नेक्स्ट लाइफ। ठीक है, तो ये आपने ट्रेन वाला केस पूछा। रेनॉल्ड्स नंबर, मेरे को एक्सप्रेशन याद नहीं रहता, आपको याद रखना है। हमेशा भूल जाता हूं मैं इसको। किसी भी पाइप में, कोई एक पाइप के लिए, पाइप फ्लो के लिए बेटा, इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो उसका फ्लो स्टेडी है कि टर्बुलेंट है, ये डिसाइड करने के लिए एक एम्पिरिकल नंबर है, किसी ने बहुत रिसर्च करी और ये नंबर दिया, ये नंबर है रो वी डी बाय ईटा। ठीक है, इसको बस याद रखना है, क्या है ये? रो इस लिक्विड की डेंसिटी, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है इसकी डेंसिटी। दो चीजें इसके लिए याद रखना है, डेंसिटी, वी उसकी स्पीड, डी पाइप का डायमीटर, और ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये नंबर, इसकी रेंज ये याद रखना है, ये आर की वैल्यू 1000 से कम है तो ये स्टेडी फ्लो है, ये 1000 से 2000 के बीच, या पहले 2000 वाला लिख लें, आर ग्रेटर देन 2000 है तो डेफिनेटली टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट यानी क्या, कभी किसी पॉइंट पे क्या स्पीड है, कभी क्या वेलोसिटी है, कुछ भी हो रहा है रैंडमली, और यदि इन दोनों के बीच में तो कुछ भी हो सकता है, 1000 से बड़ा है, 2000 से छोटा है, तो इट कैन बी एनीथिंग। वो और एनालिसिस परफॉर्म करके पता चलता है, इट मे बी स्टेडी और टर्बुलेंट, वो डिसाइड करना पड़ेगा, और चीजें देखना पड़ेगी। तो ये आपको याद रखना है, एक तो ये, दूसरा ये कभी पूछें कि भाई ये सही क्या है, तो रेनॉल्ड्स नंबर इज बेसिकली इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। बस ये याद रखना, मेमोराइज करो, इसका कोई एप्लीकेटिव क्वेश्चन नहीं बनता, नेवर, बस ये ध्यान रखना। लेमिनर फ्लो किसको बोलते हैं? विस्कस, जहां विस्कस फ्लूइड है, सुनो ध्यान से, आ रहे हैं उस पे, तो थोड़ा सा आइडिया तो ही लग जाएगा। स्टेडी फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड इज कॉल्ड लेमिनर फ्लो। बताता हूं, से मान लीजिए विस्कस लिक्विड है और नदी का पानी स्टेडी फ्लो है, तो जो लेयर पानी की इसके साथ कांटेक्ट में है, जमीन के साथ, वो तो स्टेशनरी है, ये पूरी लेयर,
और मान लीजिए टॉप पे वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड, तो ऊपर वाली पूरी लेयर जो है वो 10 मीटर्स पर सेकंड से चल रही है। और ये जो वेलोसिटी है लेयर्स की, डिफरेंट लेयर्स की वेलोसिटी डिफरेंट है। धीरे धीरे वेलोसिटी ये जीरो से बढ़ेगी बढ़ेगी ग्रेजुअली बढ़ेगी, ये वेलोसिटी अलग अलग लेयर की अलग अलग। तो यहाँ पे पूरी एक लेयर सिंगल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करती है, पूरी लेयर एक साथ चलती है। नेक्स्ट वाली उससे स्लो चलेगी और नीचे वाली स्लो चलेगी। तो यहाँ पे जो लेयर में मूवमेंट है, स्टेडी फ्लो, इट इज बेसिकली स्टेडी फ्लो ऑफ लेमिनर ऑफ विस्कस लिक्विड, स्टेडी फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड इन फॉर्म ऑफ लेयर्स। पूरी लेयर की वेलोसिटी सेम रहती है, दैट इज कॉल्ड लैमिनर फ्लो। समझे बेटा? जो जमीन, जो भी सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में लेयर आती है उसकी वेलोसिटी सॉलिड सरफेस के बराबर हो जाती है। ठीक है? तो उसका फील्ड डेवलप कराता हूं। जैसे बहुत ध्यान से सुनना, से नदी जो है, शांत नदी, मतलब एक फील वाली बात, एक स्टेडी फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो है तो बताओ आप, टर्बुलेंट फ्लो में बॉटम देख सकते हो क्या? एक फील वाली बात। एक स्टेडी फ्लो है स्टेडी फ्लो है तो बॉटम क्लैरिटी के साथ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वो क्लैरिटी के साथ इसलिए दिख रहा है कि जो बॉटम, जो जमीन के साथ पानी कांटेक्ट में है वो रेस्ट में है, नहीं तो वो धूल को उड़ाएगा, है ना? यदि जमीन के साथ कांटेक्ट में जो लेयर है वो जमीन के रिस्पेक्ट में चलेगी तो फिर वो मिट्टी को उखाड़ेगी कि नहीं उखाड़ेगी? बताओ, यस और नो। तो पानी गंदा दिखेगा मतलब आपको बॉटम दिखेगा ही नहीं। तो ये एक प्रूफ है कि आप बहुत बार एक जो फ्लो है नदी का, पतला फ्लो है, तो आप जमीन क्लियरली देख सकते हैं, कोई धूल नहीं उड़ रही, उसमें कोई धूल मिट्टी नहीं है। तो ये फ्लो कैसा होगा? विस्कस है ना, तो जो पानी की लेयर जमीन के साथ कांटेक्ट में, वो जमीन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, तो जमीन की परतों को उखाड़ नहीं रही है, तो गंदगी ऊपर नहीं आ रही। तो ये जो स्टेडी फ्लो है विस्कस लिक्विड का, दैट इज कॉल्ड लेमिनार, क्योंकि वो लेमिना, एक पूरी लेयर लेमिना फॉर्म में चलती, पूरा लेमिना चलता है। और किसी सिलिंड्रिकल पाइप में भी ऐसा होता है, जैसे ये सिलिंड्रिकल पाइप है, तो जो सिलिंड्रिकल लेयर इस पाइप के साथ कांटेक्ट में वो रेस्ट में है, फिर नेक्स्ट वाली लेयर पूरी सिलिंड्रिकल लेयर, पूरी सिलिंड्रिकल लेयर वो रेस्ट में है। और जो सेंट्रल लेयर है, सेंट्रल जो पार्ट है, सेंट्रल ये एक्सियल पार्ट है, ये हाईएस्ट वेलोसिटी से चलता है और ये वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो हो जाती है, इधर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। नेक्स्ट सिलिंड्रिक, मतलब सिलिंड्रिकल शेल्स के फॉर्म में लेयर्स चलती हैं। किस फॉर्म में चलती हैं ये मैं आगे बताऊंगा ही सही है, हेमांग की तो पिटाई होना चाहिए, खूब पिटाई होना चाहिए, इसको 4 आदमी भेजेंगे इसकी पिटाई करने के लिए। बट लेमिनर फ्लो की डेफिनेशन तो मैंने दे दी, ठीक है? तो बेटा कभी भी आपको पूछा है कि बताओ फ्लो टर्बुलेंट है कि स्टेडी है कि कुछ भी हो सकता है, तो जस्ट फाइंड दिस नंबर, यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है? ओके राम, गो एंड डू इट। तो ये अपना फ्लूइड डायनेमिक्स खत्म हो गया। अब अपन चालू करते हैं। अभी मिलेगा ना, क्लास लगेगी ना, सब लोग मिलके इसका भंडारा कर देना हेमांग का, ठीक है ना? कभी मौका मिलता है क्लास अटेंड करने का। अपन नेक्स्ट अब देखेंगे विस्कोसिटी। ये लो, ये तो बोल रहा मैं भी आ जाऊंगा, आप बुलाओगे तो। वो पिट्टी खाने के लिए, पिटाई खाने के लिए भी आओगे? चलो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को देखना है वो है विस्कोसिटी। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजीली इसका क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विस्कोसिटी, ठीक है? इसमें जो डेफिनेशन है, इट इज इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ viscous fluid. It is internal friction, ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ मिल ही जाएगा। Internal friction between different layers of liquid which opposes relative motion between them. It is internal friction between different layers of liquid which opposes relative motion between them. एकदम सिंपल डेफिनेशन। तो अब 11th के एग्जाम तो देना नहीं है, तो डेफिनेशन ऐसे काम की नहीं है। अब न्यूमेरिकल के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो देखना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जो लिक्विड फ्लो हो रहा है किसी पाइप के अंदर है या जमीन पे है, किसी न किसी पाइप के अंदर, किसी हवा में तो कोई फ्लूइड चलता नहीं, चलेगा क्या?
तो ये जो फ्लूइड फ्लो है इसकी एक प्रॉपर्टी, जो लिक्विड की लेयर सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है, जिस सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगी। ठीक है, तो जो लेयर सॉलिड के साथ कांटेक्ट में उसकी वेलोसिटी सॉलिड ही डिसाइड करेगा, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, न्यूटन्स लॉ, दिस विस्कस फोर्स ऑन एनी लेयर इज गिवन बाय माइनस ईटा ए डीवी बाय डीवाई, इसी को समझना है बस, ये लॉ है भाई। तो क्या कहता है लॉ, जैसे मान लीजिए मैं लेयर्स को ना सॉलिड फॉर्म में ड्रॉ करता हूं, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, और ये नीचे वाली लेयर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, ये स्टेशनरी है, और ये लेयर इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इसके पास कुछ और ज्यादा वेलोसिटी है, इसके पास और ज्यादा वेलोसिटी है। तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है, उस रिलेटिव मोशन को जो फोर्स, इंटरनल फोर्स बाहर से नहीं आ रहा, इनके बीच का आपस का फोर्स अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। और अपने को पता करना है कि ये जो एक लेयर है, कोई भी एक लेयर देंगे आपको, एक लेयर है, इस लेयर का मान लीजिए एरिया ए सिलेक्ट किया, इतना बड़ा एरिया सिलेक्ट किया, यहां कोई एक एरिया सिलेक्ट किया अपन ने, ऐसा कोई एरिया सिलेक्ट किया, इस लेयर का, इस लेयर का कोई एक एरिया सिलेक्ट किया, ऐसा एरिया, इसके ऊपर नीचे वाली लेयर कितना फोर्स लगा रही है। तो ये जो फोर्स है, सुनिए ध्यान से, इसकी वैल्यू निकालना है, तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए इसकी यूनिट्स वगैरह देखते हैं, जितने एरिया पे आपको फोर्स निकालना है, लेयर के जितने एरिया के ऊपर फोर्स निकालना, वो एरिया यहां रखेंगे। और डीवी बाई डीवाई क्या है, जिधर फ्लो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट परपेंडिकुलर टू फ्लो डायरेक्शन। कुछ भी नहीं दे रखा तो इसको यूनिफॉर्म मान के काम करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं दे रखा तो इसको अपन यूनिफॉर्म मानेंगे और काम करेंगे। तो आज इसकी एप्लीकेशन तो फिनिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि यहां, और ये फोर्स का डायरेक्शन भी बताता हूं। जैसे ये जो लेयर है, इसके रिस्पेक्ट में नीचे वाली लेयर स्लो है, नीचे वाली लेयर जो है वो स्लो चल रही है, तो वो ऊपर वाली फास्ट चल रही है, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे वाली लेयर के इधर लगेगा, और ऊपर वाली लेयर जो है वो फास्ट चल रही है, वो इसको अपने साथ खींचने की कोशिश करेगी, और ये दोनों फोर्सेस बराबर ही रहेंगे। ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है बेटा, तो बीच की लेयर पे हम थोड़ी फोर्स लगाते हैं, वो तो अपने आप चलती है। तो पानी की कोई भी लेयर कांस्टेंट वेलोसिटी से इसलिए चलती है कि ये जो फोर्स है कहीं भी निकाल लो, दिस इज गोइंग टू बी सेम, दिस इज बेसिकली सेम। ऊपर वाली लेयर उसको साथ में लेके चलने की कोशिश करेगी क्योंकि फास्ट चल रही है। एक सिंपल एग्जांपल, ये 9 मीटर्स पर सेकंड, ये 10 मीटर्स पर सेकंड, ये 11 मीटर्स पर सेकंड, तो 10 वाली को 9 वाली पीछे खींचेगी, 11 वाली 10 वाली को आगे खींचेगी। तो डायरेक्शन बहुत इजीली अपन डिसाइड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें डायरेक्शन वाइज? ठीक है, अच्छा वैल्यू कैसे निकालते हैं बहुत ध्यान से सुनो, एक दो क्वेश्चन से काम करने का तरीका क्लियर हो जाएगा। से मान लीजिए वो कहते हैं कि एक प्लेन वुडन प्लांक है, और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करना है, इसका एरिया a दे दिया है, और यहाँ एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड, एक नदी है, अरे यार ये क्या हो रहा है, नदी फ्लो हो रही है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन कैसा पूछेंगे ध्यान से देखिए, वो कहेंगे कि भाई हमको इस प्लांक को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है,
और क्या डेटा देंगे कि भाई ये डेप्थ डी है और ये फोर्स पूछा, भाई कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको आगे लेके जाना है तो जो विस्कस फोर्स है वो पीछे की तरफ लगेगा, है ना, नीचे वाली लेयर का फोर्स पीछे की तरफ, ऊपर वाली लेयर का फोर्स आगे की तरफ। ऊपर कोई लेयर ही नहीं है, तो ये जो लेयर नीचे इसके साथ कांटेक्ट में वो इसको पीछे की तरफ रोकेगी और इतना ही फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स लगाने के लिए ध्यान रखना, ये जो फोर्स है इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस साइन यूज नहीं करेंगे, वो माइनस साइन डायरेक्शन बताता है। ईटा, जितने एरिया के ऊपर अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है, इस प्लांक का जो एरिया है, और डीवी बाई डी वाई, तो डीवी बाई डी वाई इसको कैलकुलेट करने का तरीका, तो यहां पर फ्लो इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को y मान लो, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को y मान लो, और कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसको यूनिफॉर्म मान के काम करना है। इफ नथिंग इज मेंशन, 95% क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा, मतलब ये रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है तो आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालें या एवरेज, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि आपको ये कैलकुलेशन परफॉर्म करना है डीवी बाई डी वाई, तो डीवी बाई डी वाई निकाल सकते तो निकाला, नहीं तो डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो देखो ईटा आपको दिया जाएगा, एरिया ऑफ फ्लैंक आपको दिया जाएगा, ये मैं बता देता हूँ, डेल्टा वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करो, कोई भी दो पॉइंट 1 और 2 जहां वेलोसिटीज मालूम है। तो जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में उसकी वेलोसिटी तो जीरो है, और यहाँ जो इसके साथ कांटेक्ट में उसकी वेलोसिटी भी है, तो v2 माइनस v1 अपॉन y2 माइनस y1, खत्म क्वेश्चन। एयर के लिए भी वैलिड है, हाँ 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 वैलिड है बेटा, बहुत इजी है, ठीक है, क्लियर ये। तो अब ये यूनिट्स थोड़ी सी आप, अब कल के लिए मैं क्या इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आपको कल के लेक्चर तक, है ना, यूनिट्स वगैरह सब पढ़ के आना है, न्यूमेरिक कैलकुलेशन, ठीक है, बाकी चीजें तो मैं करा रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में दे रहा हूँ, यूनिट्स वगैरह मैं नहीं बता रहा। तो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। कई बार आपसे ना शेयर स्ट्रेस पूछ लेते हैं, शेयर स्ट्रेस, ऐसा ही डेटा देके शेयर स्ट्रेस। तो ये जो फोर्स लग रहा है किसी भी लेयर पे, जो फोर्स लग रहा है ये उसकी सरफेस के पैरेलल है तो शेयर फोर्स है, और ये फोर्स है शेयर फोर्स ईटा ए डीवी बाई डी वाई, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज शेयर स्ट्रेस। कभी शेयर स्ट्रेस पूछ ली तो ये फॉर्मूला है उसका, बस आपने सुना हुआ है तो आप घबराओगे नहीं कि अरे ये तो फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना है, वही फॉर्मूला लगेगा, है ना, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनना। वो पूछते हैं कि यहाँ पे एक थिन लेयर है, विस्कस लिक्विड की थिन लेयर है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन, थिकनेस दे दी है आपको, ये मास m, ये मास m, और कहते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो वेलोसिटी पूछी है, दिस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो ये वेलोसिटी पूछी है। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, दिस इज क्यूब, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके मायने ये है कि इधर जो फोर्स है, ये जो mg फोर्स है, इसको कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है, इस एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट वेलोसिटी है, इस एक्सिस के अलोंग, तो mg है,
तो इसका मतलब ये जो विस्कस फोर्स है ये भी mg है, जो इस सॉलिड की बॉटम सरफेस पे लग रहा है। चलेगा ये? mg इज इक्वल टू विस्कस फोर्स। अब ये लिख दिया आपने, mg इज इक्वल टू विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स की वैल्यू ईटा, एरिया जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है दैट इज ए स्क्वायर। देखो सॉलिड का वो एरिया जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हो कितना है, ए स्क्वायर। और dv बाय dy इस डायरेक्शन में, देखो ये लेयर, यदि ये v से चल रहा है तो ये वाला पॉइंट v से चल रहा है और ये रेस्ट में, तो dv बाय dy निकालना है, तो डेल्टा v बाय डेल्टा y, v2 माइनस v1, y2 माइनस y1। ठीक है, एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपको दूंगा अभी। तो dv बाई डी वाई v बाई टी, ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, चलो आप बस आज के लिए इतना काफी है। कल मेरे हिसाब से विस्कोसिटी खत्म भी हो जाएगा, सरफेस टेंशन चालू हो जाएगा। सरफेस टेंशन 2 लेक्चर चलेगा। क्यूब के बेस के ऊपर फोर्स लग रहा है ना बेटा, जिस सॉलिड एरिया के ऊपर फोर्स लग रहा है वो निकाला अपन ने। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स की मॉड्यूल पूरी लगा लो बेटा, बिल्कुल लगा लो। बस सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी वाले क्वेश्चंस छोड़ देना। सर 1-2 डाउट्स हैं मॉड्यूल में, तो मैं एक दिन डिस्कशन डे रखूंगा, आपको बता दूंगा, आप डाउट्स भेजना, अपन डिस्कस कर लेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, अपने पास है टाइम बेटा। ठीक है, चलो ओके बेटा, बाय बेटा। गुड नाइट बेटा। ओ वंदे, अब गई।